हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जो बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी खासतौर से जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ लेक्चर देखने के साथ-साथ अपने क्लास नोट्स को लगातार रेगुलरली रिवाइज तो करते ही होंगे। बट जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछ रखा था कि सर रिवीजन एग्जैक्टली कैसे करें? खास तौर से जिन बच्चों का एक्चुअल एग्जाम जेईई या नीट का अगर इसी साल है, तो उनको थोड़ा-सा रिवीजन फास्टर करना होता है और वो काफ़ी कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि ना मैं क्या रिवाइज़ करूँ, किसको समय दूँ, किसको समय ना दूँ, कोई टफ सवाल है तो मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ या ना करूँ? ये मन में बहुत सारी शंकाएँ उन बच्चों की थी। सो व्हाट आई थॉट कि ना मैं एक चैप्टर का आपको रिवीजन करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट आई मीन दैट कि क्लास नोट्स को कैसे रिवाइज़ करना है। मैं पहले ही ना मैं पहले ही बोल दूँ कि ये वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये प्योरली एकेडमिक हार्डकोर एकेडमिक वीडियो है। ये कोई ऐसा बड़ा क्लिकबेट टाइप का वीडियो नहीं है। मैं इसमें आपको ये दिखाने वाला हूँ कि 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली ये कि जब आपको कम टाइम में अगर रिविज़न करना है, तो पहली बात तो परफेक्शनिस्ट ना बनें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत ही टफ सवाल हो, टफ सिचुएशन हो और आपका एग्ज़ाम लेट्स से कि मॉक टेस्ट है कल और आप अगर आज रिवाइज़ कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आपको 1 पेज पर लगभग-लगभग 1.5 मिनट के आसपास या उस 1.5 या 2 मिनट के आसपास का टाइम ही आपको बिताना चाहिए। दूसरी बात ये जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो, दूसरी बार नहीं, अगर आप पहली बार अगर रिवीजन कर रहे हो, तो अगर आपको अगर कोई बढ़िया पॉइंट लगे, अच्छा पॉइंट लगे तो आप साइड बाय साइड उसको लिखते भी जाएँ। हालाँकि आप साइड बाय साइड अगर लिखोगे, तो जो मैंने 1.5 मिनट बोला है वो बढ़कर 2.5 मिनट भी हो सकता है। लेकिन जब आप अगली बार पढ़ोगे ना, जब अगली बार रिवाइज़ करोगे, तो लिखने वाला काम आपको नहीं करना। मैं साथ-साथ में लिख कर भी आपको दिखाऊँगा। मेरे लिए बड़ा लिखना और ये सब करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे बार-बार टैब चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए हो सकता है कि थोड़ा-सा मुश्किल हो, लेकिन आपको तो क्या करना है कि क्लास नोट्स एक तरफ खोल लिए और एक रफ कॉपी बेटा साइड में खोल ली, रफ या कोई फेयर कॉपी, उसमें से लगातार पढ़ते जाना है और इसमें लगातार आपको कोई चीज़ अगर बढ़िया लगे तो आपको लिखते चली जानी है। तो आपके लिए और थोड़ा-सा ईज़ियर है, मेरे लिए बड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा-सा बोर्ड पे थोड़ा-सा लिटिल बिट टफ़र है, तो आप थोड़ा-सा वो वाला टाइम भी आप लेके चलिएगा। तो चलिए, मैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर का रिवीजन कराना चाह रहा था। मतलब मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बता रहा हूँ कि रिवीजन करना कैसे? ठीक है? अ, अगर मुझे खुद को रिवीजन कराना होता तो मैं सारी चीज़ें खुद लिखता ना। मैं क्लास नोट्स खोल के इसलिए लेके आया हूँ, क्योंकि आप क्लास नोट्स खोल के किस तरह से रिवाइज़ करो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट। सबसे पहले बेटा मैंने लिख रखा है गैलीलियोज़ स्टेटमेंट और ये क्या कहता है? बेटा मेन बात क्या है? वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। वीएक्स से कोई रिलेशन नहीं है। यही हाल बता वीएक्स का और एएक्स का है। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वीएक्स आएगा, वीएक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एएक्स आएगा। वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करेंगे वीवाई आएगा, वीवाई को डिफरेंशिएट करेंगे एवाई आएगा। वीवाई जो होगा वो एवाई पे, एवाई जो होगा वो वीवाई पे, इन पे डिपेंड करेगा। इनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो एक्स एक्सिस अपने आप इंडिपेंडेंट टर्म्स है, वाई एक्सिस अपने आप में इंडिपेंडेंट टर्म्स है और ये अपने आप में गैलीलियोस स्टेटमेंट है। इस बात को आगे चलते हैं। इस बात को मैंने एक डायग्राम से भी समझाने की कोशिश कर रखी है। अगला पेज देखा तो उसमें ऐसा लिखा रखा था कि किसी बॉल को हमने रिलीज़ कर दिया एच हाइट से, किसी दूसरी बॉल को एच हाइट से रिलीज़ करने के बजाय सामने की तरफ यू स्पीड से फेंक दिया। फिर एक तीसरी बॉल थी उसको सेम हाइट एच से सामने की तरफ 2u स्पीड से फेंक दिया। तीनों ही केस में हाइट जो थी वो एच थी। तीनों ही केस में वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तीनों ही केस में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g था। तो बड़ा ऑफ कोर्स तीनों ही केस के अंदर ग्राउंड पर गिरने का जो टाइम लगेगा, वो सेम लगेगा। सेम कैसे लगेगा? सर इसके पास तो सामने की तरफ वेलोसिटी है, इसके पास तो और ज़्यादा है। जो सामने की तरफ जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में तीनों के पास ऑफ कोर्स यहाँ से आने में डिस्प्लेसमेंट बेटा तीनों केस में सेम है और हमारा गैलीलियोस स्टेटमेंट एक तरीके से बड़े आराम से यहाँ प्रूव होता है। बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा कि इसके पास हॉरिज़ॉन्टल में वेलोसिटी नहीं है तो सीधा नीचे गिर जाएगा। इसके पास हॉरिज़ॉन्टल में अगर वेलोसिटी है तो बड़ा ऑफ कोर्स जितने में गिरेगा उतनी देर में सामने थोड़ा और चल लेगा। इसके पास स्पीड अगर दुगनी है तो दुगनी डिस्टेंस चल लेगा, लेकिन तीनों को टाइम एग्ज़ैक्टली सेम ही लगेगा। ठीक है, इट मेक्स सेंस कि है ना, सर ने सिर्फ़ और सिर्फ़ गैलीलियोस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। जो पहले वाले पेज पे लिखा हुआ था वही बट मैंने वहाँ पर लिख दिया है। अगर आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू u प्लस at s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू s जो है ये इक्वेशन x में अलग लगेंगी और y में अलग लगेंगी। इनका आपस में कोई रिलेशन एज सच नहीं है। तो ये पहले 3 पेज देखकर तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि सर ने सिर्फ और सिर्फ गैलीलियोस स्टेटमेंट ही बताया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आया कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर independent of each other।
अब इसके आगे ना गैलीलियोस स्टेटमेंट लिखकर ऐसे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गैलीलियो स्टेटमेंट ऐसे लिखने की ऐसी कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कहें कि देखो भाई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूँ, तो मेरे पास वीएक्स आ जाएगा। वीएक्स को अगर मैं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एएक्स। ये एएक्स, वीएक्स और एक्स ये आपस में एक-दूसरे पर डिपेंडेंट है, इनका वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और अगर मान लो कि कभी आपके पास अगर एक्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट हुई, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये एक्स वाला, ये एक्स वाला, तो ये भी एक्स वाला। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक्स वाला। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स का, तो एक्सलरेशन भी एक्स का, इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स की और फाइनल वेलोसिटी भी एक्स की। जैसे इक्वेशन एक्स में वैसे बड़ा वाई में, उनको वापस से लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने किसी बॉल को यू वेलोसिटी से फेंक दिया है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी है। नोट्स में क्या-क्या लिखा हुआ है? यू जो है वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल रखा है। हमें बहुत ही इंटेलिजेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल रखा है। कभी अगर सवाल में ये वाला एंगल अगर दे रखा होगा, तो हमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? फिर बॉल चलते, 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 चलते यहाँ से यहाँ आई। ये जो आपके पास दूरी है, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट है, देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक गिरने का जो समय है, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रखा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रखा है। तो ठीक है, दैट इज टोटली फाइन, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर अगेन एक्स में इक्वेशंस अलग लिखने पे और वाई में इक्वेशंस अपने अलग लिख ली। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके दो कंपोनेंट हैं, ये यू cos थीटा दिखा रखा है, ये यू sin थीटा दिखा रखा है। एक्स के अलोंग किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हमारे पास जी है। बॉल पहले यू जाती है, फिर पलट पलट के ऐसे आती है। एक्स में इक्वेशंस अलग लिख सकते हैं, वाई में इक्वेशंस अलग लिख सकते हैं। आपको बहुत ही बेसिक पढ़ना हो तो आप टाइम लगा सकते हो, अदरवाइज आपको फटाक से फॉर्मूले पे जाना चाहिए, अगले पेज पे जाना चाहिए। यहां से जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी थी, आपने कर ली है। जैसे हम अगले पेज पे गए, हमें देखा कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रखी है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए साफ-साफ बोल रखा है कि वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। क्यों? पहले शुरुआत में वाई कोऑर्डिनेट 0 था, फिर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है, फिर घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट को 0 करना है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व किया, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गया 2u sin थीटा बाय जी, या फिर बेटा 2 टाइम्स u sin थीटा क्या है? u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट अपॉन जी। ये मेरे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। इस टाइम ऑफ फ्लाइट का भी ध्यान दीजिएगा, बड़ा साफ-साफ बोल रखा है टाइम ऑफ असेंट। ऊपर जाने का टाइम जो होगा इसका हाफ होगा, नीचे आने का जो टाइम होगा इसका हाफ होगा। हम सारी इन्फॉर्मेशन लगातार एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर देखा हमसे मैक्सिमम हाइट की बात कर रखी है। जब आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो उसका वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस टाइम पर वाई डायरेक्शन अगर वेलोसिटी 0 होगी, तो बड़ा वाई डायरेक्शन के अंदर हम इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ऑफ कोर्स बड़ा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपके पास y है, उसी को हम h बोल देंगे और हमारे पास हाइट का फॉर्मूला भी बड़े आराम से आ गया। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। फिर अब थोड़ा और आगे गए, तो जब फिर मुझसे पूछा गया हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ रहा है। कितने टाइम के अंदर? टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर। तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। बड़े आराम से हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई है। हम लगातार अगेन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रेंज की वैल्यू बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला आया है, उसमें अगर हम देखें उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन टू थीटा 1 होगा। वो कब होगा? जब टू थीटा कितना होगा? 90 होगा। तो थीटा थीटा कितना होगा? 45 होगा। थीटा की वैल्यू 45 होगी, तो रेंज आपके पास सबसे ज्यादा होगी। एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, थीटा और 90 माइनस थीटा अगर एंगल हुए, हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 हुआ या एंगल 60 हुआ, दोनों ही केस में आपके पास रेंज की वैल्यू सेम आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है, एंड ऑफ कोर्स बड़ा हमें इसे अपने नोट्स के अंदर तो दिखाना ही चाहिए। तो मैं बेटा इसके लिए इसके लिए थोड़ा-सा मुझे अच्छा-सा डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा मोस्टली मामला तो इसी का ही है। ये वर्टिकल है, बड़ा वाई एक्सिस, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस। हमने किसी पार्टिकल को ऐसे यू वेलोसिटी से फेंक रखा है। ये मेरे पास एंगल है थीटा। बेटा इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, वो आ रहा है यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है, बेटा मेरे पास वो आ रहा है यू साइन थीटा। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा मेरे पास नीचे की तरफ जी है। यहाँ से बड़ा बॉल चलते 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 यूं जाके यहाँ टक्कर करती है। ये टाइम मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये मेरे पास जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है, उस टाइम पर वाई डायरेक्शन में आपके पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। लेकिन एक्स के अलोंग वेलोसिटी पूरे रास्ते रहती है, क्योंकि एक्स के अलोंग
आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के होंगे वही वेलोसिटी हर टाइम पे आपके पास रहेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है बट आपके पास ये रेंज है और हमने सारे फॉर्मूले देखे थे बड़ा एक-एक करके सारी बातें अपन लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हमने लिखा था 2 टाइम्स u sin थीटा अपॉन g। इस u sin थीटा को हम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स uy अपॉन g, परफेक्टली फाइन। मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से, बेटा मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से मेरे पास आ रखी थी यू, हमने नोट्स से बेटा एक्सट्रैक्ट कर रखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। यू साइन को हम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन में लिख सकते हैं, तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम के साथ ही लिखनी है, ऐसा नहीं कि इस पेज पे डायग्राम बनानी है और आगे वाले पेज पे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, नहीं। अगर यहाँ पर जगह कम है तो अगले वाले पेज पे डायग्राम बनाना है, उस पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बेटा यहाँ से तक की रेंज, बेटा रेंज मैंने बड़े आराम से निकाल रखी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर बेटा एक फॉर्मूला और लिख रखा था 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो उस केस में हमारे पास रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बेटा चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, थीटा की बेटा वैल्यू 45, तो ये बेटा के पास 1 बन जाएगा और मैक्सिमम रेंज हमारे पास आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। लास्ट इंफॉर्मेशन, थीटा की वैल्यू, थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों पर ही बेटा आपके पास रेंज की वैल्यू सेम आ रही है ना? दोनों ही एंगल पर बेटा रेंज जो है वो आपके पास सेम आ रही है। तो आप हॉरिजॉन्टल से चाहे बेटा 15 डिग्री फेंको, चाहे हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस 15 डिग्री बेटा 75 फेंको, दोनों ही केस में रेंज सेम आएगी, प्रोवाइडेड बेटा ऑफ कोर्स आपके पास जो स्पीड है, एंगल ऑफ जो स्पीड है वो आपके पास सेम है। हमने सारी के सारी इंफॉर्मेशन आराम से एक्सट्रैक्ट करके अच्छे से प्यार से लिख दी है। मुद्दे पे आते हैं बेटा, अपने नोट्स पे वापस आते हैं। आगे चलिएगा। अरे ये तो सवाल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज दे रखी है, फटाफट पढ़ा, आगे मूव ऑन कर लिया, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो फिर से सवाल है, लेकिन इस बार जो सवाल दे रखा है उसमें गौर कीजिएगा कि आपने पार्टिकल को ऐसे फेंका है यू से और इसके कंपोनेंट दे रखे हैं, यू एक्स 30 दे रखा है, यू वाई आपके पास 40 दे रखा है। तो ऑब्वियस बात है कि इस तरह के सवाल के अंदर एंगल थीटा वाला फॉर्मूला यूज करने की बजाय बड़ा कौन सा वाला यूज करेंगे, वो 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई अपॉन जी वगैरह वगैरह इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये थोड़ा और मिक्स एंड मैच टाइप हो गया। सवाल है, बॉल यहाँ से आ रही, कोई बालक बड़ा कैच करने के लिए यहाँ से आ रहा है, तो बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल से सवाल है, रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं, लिखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगले पेज पे बड़ा वही सॉल्यूशन चल रहे हैं। अगला वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हालांकि हम हल्का फुल्का समझ गए थे बट शायद डिटेल में और बातें बताना चाह रहा है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी शुरुआत में यू कॉस थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u sin थीटा है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में नीचे की तरफ g है, बॉल चलते 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 यूं आ रही है। किसी टाइम पर बॉल के पास बेटा वेलोसिटी v हो गई है और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अल्फा हो गया है। शुरुआत में एंगल थीटा था, फिर एंगल बेटा घटते घटते अल्फा हो जाएगा, फिर घटते घटते जीरो हो जाएगा और बाद में बेटा ऑफ कोर्स आपका एंगल जो होगा वो नेगेटिव टाइप भी हो जाएगा। किसी टाइम पर बेटा आपके पास वेलोसिटी अगर ये है, सॉरी हाँ, बेटा किस टाइम पर आपके पास वेलोसिटी ये है, कुछ बातें कर रखी है। मुझे कोई अगर ये पूछ ले, जैसे नोट्स में अगर ध्यान से देखो, तो जिस टाइम पर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मूव कर रहे हैं उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए साफ-साफ बोला तो कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो u cos थीटा और v cos अल्फा दोनों को सेम कर, तुम्हारा काम बन जाएगा। सर मुझे ये वाला टाइम चाहिए, बट अगर ये वाला टाइम चाहिए तो यहां से यहां तक इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन के अंदर। हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है, दैट इज u बाई जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन अल्फा। हालांकि मैंने नॉट टू रिमेंबर लिख रखा है, लेकिन मैं इसको क्लास नोट्स में लिख देता हूँ, मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन लग रही है, किसी टफ सवाल में काम आ सकता है इसलिए। तो यहां से तक आने का टाइम ये है। किसी को अगर ये वाली हाइट चाहिए, बेटा किसी को ये वाली हाइट चाहिए, तो यही वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह y डायरेक्शन में v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस लगा देंगे। शायद बेटा अगले पेज पे लगा भी रखी होगी, हाँ बेटा हमने इसको यहाँ पर भी लगा रखा है। अगेन मैंने नोट टू रिमेंबर लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना अपने नोट्स में काम आ सकती है। तो चलिए बच्चों, मेरे पास जो अगली इंफॉर्मेशन है वो कुछ कुछ इस तरीके से है। क्या मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऐसे फेंका, ये मेरे पास u है, ये मेरे पास एंगल है थीटा। कुछ समय पश्चात आपका बेटा जो पार्टिकल होगा वो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा पे मूव कर रहा है। अगर मैं डायग्राम ढंग से पढ़ा है तो किसी टाइम पर ऐसे मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से और ये वाला एंगल मेरे पास अल्फा है। v का cos अल्फा और u का cos थीटा एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। तो v की बेटा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी u
cos थीटा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, ये किस टाइम पर ऐसा होगा? मैंने बेटा अभी भी आपको बताया था कि किस टाइम पर ऐसा होगा। किस टाइम पर ऐसा होगा? बेटा वो टाइम हमने आराम से निकाला था, u बाई जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन अल्फा। बेटा चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बेटा इसको अपन ने नोट्स में देखा था कि किस टाइम पर ऐसा होगा। ये टाइम बेटा आपके पास आ गया, दैट इज u बाई जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन अल्फा। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा और आएगा जब आपका पार्टिकल फिर से एंगल अल्फा पर ही मूव कर रहा होगा, लेकिन इस बार उतरते वक्त मूव कर रहा होगा। तो आप इसमें एंगल अल्फा पुट कर दो बेटा, इसमें आप एंगल को माइनस अल्फा पुट कर दो। यहाँ पर जब टेन को बेटा माइनस अल्फा पुट करोगे, टेन माइनस अल्फा जो है ना वो माइनस टेन अल्फा हो जाएगा। तो एक टाइम आपके पास और आ सकता है, मतलब एक आंसर आपके पास और आ सकता है, एंड इट विल बी यू बाई जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन अल्फा। थोड़ा सा बेटा ठीक है, बेसिक से ज्यादा वाले नोट्स बन गए, बट ठीक हमारे काम के है ना। ये वाला टाइम कौन सा है बेटा? ये वाला टाइम कौन सा आपके पास? ये वाला। लेकिन दोनों ही टाइम पर ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट होगी बेटा। ये वाली हाइट दोनों ही केस में सेम होगी। ये वाली हाइट भी बेटा मैंने आपको निकाल के दिखा रखी है। वैसे वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने की जरूरत है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस, और हमारे पास इसकी वैल्यू शायद आ गई थी यू स्क्वायर अपॉन टू जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा। बट आप अगर चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, हमने इसको भी तो निकाल दिया। ठीक है, हमने एक तरीके से सवाल का आंसर एक तरीके से याद कर लिया कि इस तरह कोई सवाल अगर पूछ लिए तो उन्हें याद कर लिया। ठीक, फिर भी है ना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ याद किया, उसको पढ़ते पढ़ते मैं समझ में आ गया कि अगर इस तरह का कोई तो पूछे कि यार शुरुआत में आपने बॉल को 45 डिग्री फेंका, कभी ना कभी बॉल जो होगी हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 में मूव कर रही होगी, तो वो वाला टाइम कैसे निकालना है, स्पीड कैसे निकालनी है, किस हाइट पे ऐसा होगा, वो सारे सवाल अपन बड़े आराम से बेसिक से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने डिसिप्लिन से बड़े सारी चीजें अच्छे से सीख लिया। सेम जो बात सिखाई है बेटा उस पे सवाल पूछ रखा है। शुरुआत में एंगल 53 पे फेंका था, कब बेटा ये एंगल 37 पे होगा, उसमें बस स्पीड कितनी होगी, टाइम कितना होगा, हाइट कितना होगा, वगैरह वगैरह बेटा सवाल पूछ रखे हैं। सीधा फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, बेसिक से करेंगे तब भी हो जाएगा। बड़े आराम से इसको करना चाहे बच्चा कर लेगा, अदरवाइज फटाक से आगे चल लेगा। ठीक है, जो बच्चा वहीं डेरिवेशन में बातें सीख गया ना, वो यहाँ पर सिर्फ फटाक से पन्ना पलटेगा, आगे जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ जाओ बेटा, सिर्फ और सिर्फ सवाल है, इस पे अगर आप टाइम ना बिताना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, है ना? ये तो सिर्फ सवाल का ही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी किसको बोलते हैं? इसका मतलब है पाथ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब उस पाथ की इक्वेशन। पाथ की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? साफ-साफ लिख रखा है कि मान लो कि कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। और मैं किसी न किसी तरीके से y और x को अगर आपस में रिलेट कर दूं तो उसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कह देंगे। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x हो या x एज अ फंक्शन ऑफ y हो, इसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, इससे कुछ छोटे मोटे एग्जांपल भी दे रखे हैं। ये कोई x कोऑर्डिनेट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये कोई y कोऑर्डिनेट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम को हटाना है, x और y में रिलेशन निकालना है। तो ठीक है, इसने एक मैथमेटिकल ट्रिक लगा रखी है, उससे x और y में रिलेशन आ रहा है। तो दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मतलब बेसिक बात तो समझ गया ना, अब तो सवाल है, ये लिखने लायक कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं ना, चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इस पे आते हैं। पहले बेटा अपन एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बेसिक से डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो y एज ए फंक्शन ऑफ x, या बेटा x एज ए फंक्शन ऑफ y, ये जो कोई इक्वेशन होगी, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बेटा हो सकता है कि आपके पास x जो है वो कोई ना कोई फंक्शन ऑफ टाइम हो, आपके पास जो y है बेटा वो हो सकता है कि कोई फंक्शन ऑफ टाइम हो। हम टाइम को दोनों केस में एलिमिनेट कर देंगे, और टाइम को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा, और वही हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ये इंफॉर्मेशन अपने वहां से एक्सट्रैक्ट की है, बस इतनी जरूरत है। बाकी बड़ा सवाल थे, उनके लिए हमें कुछ खास ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, जो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन बेस है, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बात कर रखे हैं, कर लेंगे। किसी भी टाइम पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना आता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट भी हमें लिखना आता है ना, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। टाइम को जैसे एलिमिनेट किया, y और x में मेरे पास रिलेशन आ गया, y पर पावर 1 है, x पर हाईएस्ट पावर 2 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अच्छी बात है, एक बार और आगे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर आखिर में डाउन को लिखने की कोशिश करते हैं।
बेटा फिर वो जो सेक स्क्वायर था उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, एक फॉर्म और आ गई। इसको थोड़ा-सा बड़ा और मतलब थोड़ी जगलिंग वगैरह की, मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक इक्वेशन और आ गई। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन बेटा मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर मेरे पास इस तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, मेरे पास ये अगर वाई एक्सिस है, मेरे पास अगर ये एक्स एक्सिस है और आपका पार्टिकल यूं चलते-चलते अगर ऐसे आ रहा है, आपका पार्टिकल किसी टाइम पर यहां पर है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स और वाई आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होंगे? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, या बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो सेकंड इक्वेशन है ये बेटा ज्यादा यूज तब आती है जब उससे थीटा पूछा हो, एक्स और वाई सब कुछ दे रखा हो और थीटा अगर पूछ रखा हो तो बड़ा बड़ा आराम से थीटा में टेन में क्वाड्रेटिक बन जाती है, हम सोल्व कर लेते हैं। एक थोड़ी सी बड़ा मैंने जगलरी और की, हमारे पास एक इक्वेशन और आएगी y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, आर इज बड़ा ऑफ कोर्स रेंज, ऑफ कोर्स बड़ा थर्ड वाला जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, ये तब काम आएगा जब रेंज दे रखी हो या रेंज पूछी, ठीक है। ये मेरे पास तीन बड़ा फॉर्म है और सारे के सारे बड़ा किसके इक्वेशन है? ऑफ कोर्स बड़ा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बड़ा वो भी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, बड़ा मुंह ऐसे नीचे की तरफ खुला हुआ, बड़ा मेरे पास पैराबोला आ रहा है। अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन थी, मैंने बड़ा आराम से लिख ली। अब किस इक्वेशन का क्या यूज है वो कैसे पता लगेगा? वो इसके आगे हमने एग्जांपल से पता लगेगा। इक्वेशन, अभी तुमने सिर्फ इक्वेशन लिखी ना, तो क्लास नोट्स में आगे देखो क्या कुछ सवाल करा रखे होंगे, कौन सी इक्वेशन कब काम आएगी, देखते हैं। ओहो, किसी पार्टिकल को हमने फेंका और ये पार्टिकल चलते 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 किसी स्पेसिफिक पॉइंट से गुजर रहा है जो एक्स में 20 और वाई में 10 डिस्टेंस दूर है। आइडिया लग गया कि जब कभी सवाल के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से प्रोजेक्टाइल गुजर रहा है उस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काम आती है। तो यहां पर कोई पार्टिकल था बड़ा, जो एक्स जिसको हमने फेंका था वो किसी टारगेट से जो हॉरिजॉन्टल में 20 और बड़ा वर्टिकल में 10 डिस्टेंस दूर यहाँ एक पॉइंट था, उसको स्ट्राइक कर रहा था, बड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में काम आ रही है। हमारे दिमाग में स्ट्रक हो गया कि हाँ ऐसा है। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखने की जरूरत वापस से बड़ा आपको नहीं है ना। अच्छा, ये बेटा कोई बॉल है, ये इस स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरती है जो यहाँ से 4 मीटर दूर, 4 मीटर ऊंचा बड़ा कोई पॉइंट है, उससे जस्ट टकराती है, फिर यूं चलते 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 इस दीवार से 14 मीटर दूर जाके गिर जाती है। यार इससे पता लगा कि ना 4,4 वाले पॉइंट से गुजर रही है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काम आएगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो काम आएगी, लेकिन साथ ही साथ एक बात और कि पार्टिकल जो है उसकी रेंज भी दे रखी है, ये बड़ा 4 और ये 14 रेंज भी दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में जानबूझ के कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करनी है? बड़ा लास्ट वाले जिसमें रेंज हमारा फॉर्मूला आता हो, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, ये सवाल है, अगेन मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं उसे अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखूं, बाकी बेटा ठीक है, मैथमेटिकल जगलरी है और कुछ नहीं है। ये बेटा कोई है ना मैथमेटिक्स वगैरह लगा रखी है, कोई पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और हमसे प्रोजेक्टाइल की बातें पूछ रखी है, तो मेरे ख्याल से है ना हम रिलेट वगैरह करेंगे ना, वो हमारे कंपेयर करेंगे तो काम बन जाएगा। अगेन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई कॉन्सेप्चुअल बात ऐसी हो जो मैं सीखने की आवश्यकता हो, ठीक है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर निपटा दी हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में जो कुछ ठीक-ठाक था, हम सारा-सारा काम लिख चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। टावर से बड़ा बॉल को फेंका है। केस 1 में बॉल को हमने सामने की तरफ फेंका है। बॉल को फेंका है सामने की तरफ यू वेलोसिटी से। टावर की बड़ा आपके पास हाइट h है। बॉल चलते-चलते-चलते यूँ आ रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो पूरे टाइम सामने की तरफ बड़ा वेलोसिटी u रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है, जो शुरुआत में वेलोसिटी नहीं थी, अब बड़ा लगातार वेलोसिटी आपको देता चला जाएगा। x में इक्वेशन अलग, y में इक्वेशन अलग सर ने लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, सर ने और क्या कर रखा है चेक करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने नोटिस किया कि सर ने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट इक्वेशन लगाई है। x में नहीं, x में डिस्टेंस पता ही नहीं है, y में लगाई है और y में डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता ही है कि h है, y में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है और y में आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास g है और बड़े आराम से आपके पास आंसर आ गया √2h अपॉन g। हॉरिजॉन्टल बेटा रेंज आराम बड़े आराम से भी निकाल लेंगे, स्पीड बेटा आपको ऐसे दे रखी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई हैं, चलिए हम सब उनको लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास कोई बड़ा वर्टिकल है और इसकी हाइट अगर h है, पार्टिकल को मैंने ऐसे u वेलोसिटी से अगर यूं फेंक दिया है, तो शायद बेटा हमने क्या-क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है? पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी u ही रहेगी, y के अलोंग बेटा ऑफ कोर्स जैसे-जैसे पार्टिकल नीचे आएगा लगातार उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यहां से यहां तक का बेटा जब टकराया है तो टाइम कितना होगा? कैपिटल T।
कैपिटल टी वैसे तो खैर हमने सर ने बढ़िया से डेरिवेशन कर रखी है, लेकिन मुझे याद रखना है कि इट इज रूट 2h अपॉन जी। जिस टाइम पर टक्कर होगी उस टाइम तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी होगी सर ने निकाल रखा है। रेंज जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और हॉरिजॉन्टल में बेटा वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि रेंज शुड बी इक्वल टू यू इनटू कैपिटल टी, या बेटा यू इनटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। जिस टाइम टक्कर होगी उस टाइम पर हमने नोट्स में देखा कि इस तरफ वेलोसिटी आपके पास u है और इस तरफ आपके पास वेलोसिटी रूट 2gh है, और नेट बटा वेलोसिटी आपके पास ऐसे कुछ आएगी और उसकी वैल्यू मेरे पास है रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। फेयर एनफ, इतनी इंफॉर्मेशन थी और किसी बड़ा इंफॉर्मेशन की वजह से कोई खास ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा हमारे क्लास नोट्स में आ गए। हालाँकि इस क्लास नोट्स में ना ये एंगल की बात भी कर रखी है कि ना जिस टाइम पे बॉल टकराएगी, ये कितने एंगल पे टकराएगी। ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ पढ़ लिया ना कि अगर बॉल आते-आते अगर ज़मीन से टकरा रही है और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टकराएगी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है वी अपॉन वी एक्स। तो इसे लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज़ मूव ऑन भी कर सकते हो, खास ऐसी दिक्कत नहीं। अगला केस बड़ा केस 2 के अंदर हमने बॉल को ऐसे फेंक दिया, यूँ फेंकते, 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 फेंकते ऐसे वेलोसिटी बेटा यू एस है, उसका एक्स कंपोनेंट यू कॉस था, इधर की तरफ आपके पास यू साइन थीटा। यहां से यहां तक का मोशन तो काफी तक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, लेकिन बड़ा ग्राउंड तो नीचे है, आपने किसी टावर से बॉल को फेंका, ये हमारा केस 2 है। टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालने के लिए पहले बड़ा बेसिक इक्वेशंस लिख रखी है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में शायद इक्वेशन लिख देंगे बेटा, कौन सी हमने इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अपन निकाल रखी है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास बड़े आराम से आ गया। ये फॉर्मूला देखकर कोई बच्चा ये सोच सकता है कि देखो सर, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूं कि किसी बॉल को अगर ऐसे अगर फेंका गया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ h है। सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ स्क्वायर इक्वेशन लिखनी है, मैं सॉल्व कर लूंगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, आपने रिवीजन करके दिमाग लगा लिया। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला फॉर्मूला लिख के याद कर लेता हूं, बिल्कुल याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और आसानी रहेगी आपको, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। रेंज निकालने के लिए बेटा ऑफ कोर्स हम जो वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई करके हमें रेंज भी निकाल रखी है। तो चलिए इस बात को बड़ा अपन नोट करने की कोशिश करते हैं। बेटा मेरे पास 7th पॉइंट जो है ना वो कुछ-कुछ इस तरीके से आ गया। मेरे पास ये टावर है, ये मेरे पास टावर की जो हाइट है मेरे पास वो h है, और मैंने किसी बॉल को ऐसे किसी u वेलोसिटी से यूँ फेंक रखा है, और इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो थीटा है। बॉल चलते, 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 चलते बेटा यूँ आ रही है। मेरे बच्चे समझदार हैं, वो बोलेंगे कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, यू कॉस थीटा। ये वाली हाइट हो सकता है कई बच्चों को याद ही हो सर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g वगैरह वगैरह। यहाँ पर जब आएगा तो स्पीड बेटा वापस से आपके पास यू होगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से चलते चलते यहाँ आने का टाइम है। दिस इज योर कैपिटल टी। फेयर एनफ। हमने बेटा क्लास नोट्स में क्या-क्या सीखा? हमने सीखा कि कैपिटल टी निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर इक्वेशन लगानी है। कौन सी? y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। बन गया अपना काम। फिर भी कोई बच्चा कहते इसमें तो याद करूंगा, बड़ा बिल्कुल याद कर लो। आंसर आएगा आपके पास यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन। किसी ने मुझसे पूछा कि सर रेंज क्या होगी? बेटा रेंज एक्चुअली तेरे पास ये है, और रेंज निकालना तो आसान है। पूरे रास्ते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट है, कितनी? u cos थीटा, और यहां से तक आने का टाइम बेटा मुझे पता ही है, तो इट विल बी ऑफ कोर्स u cos थीटा मल्टीप्लाइड बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने यहां से रखा, बेटा रेंज हमारे पास बड़े आराम से आ गई। आगे चलिए, रेंज आ गई, रेंज आ गई, रेंज आ गई। बेटा टक्कर के वक्त स्पीड कितनी होगी? बेटा टक्कर के वक्त जो स्पीड होगी, अगेन बेटा आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इट विल बी यू स्क्वायर प्लस 2gh, और साइड में एक पॉइंट लिख सकते हो कि टक्कर के वक्त स्पीड कितनी होगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। ये अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 था, जैसे हम बेटा केस 1 में बोला था, तब भी आपके पास स्पीड यही आई थी, और अब भी आपके पास स्पीड वही है। ठीक है? वापस से बेटा अपने क्लास नोट्स पे आते हैं। ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से अपना केस 2 बड़े आराम से निपट गया। अ, ठीक है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटा ये केस 2 पे ही सवाल करा रखा है। सवाल बड़ा बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लो, फॉर्मूला पुट करना चाहो फॉर्मूला पुट कर लो। लेकिन सवाल को क्लास नो आप जो अलग से शॉर्ट नोट्स बनाए उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। बेटा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल ही है। बेटा एक तीसरा सवाल केस 3।
केस 3 में हमने बॉल को यूं नहीं बेटा बल्कि यूं फेंका, बस इतना सा फेंका है। अगेन बेटा एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, सारा बड़ा काम अपने पास बड़ा आराम से जैसे बन रहा था वैसे बन जाएगा। फिर भी कोई बच्चा अगर चाहे तो एक काम और कर सकता है कि इस बॉल को अगर आपने यू से अगर यूं फेंक दिया और अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करने की जरूरत है। बेटा यहाँ पर सॉरी स्क्वायर थीटा, एक चेंज करने की जरूरत है। वो क्या कि जहां पर आपके पास थीटा लिखा होता वहां पर बेटा माइनस थीटा कर दो इसी में। तो साइन माइनस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा हो गया, तो माइनस साइन थीटा हो गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बेटा तुम करोगे तो स्क्वायर होगा तो वही आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इस वाले केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। बेटा माइनस कैसे आया तुम समझ ना, इसी का स्पेशल केस हो गया एक तरीके से। बेटा मान लो कि ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है, तो इस वाले केस में बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बेटा एंगल को 30 की जगह माइनस 30 रख दो तो काम बन जाएगा। तो वो एक माइनस साइन आपके पास एक्स्ट्रा तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं है बेटा, स्क्वायर किया तो माइनस वहां पर नहीं है। तो बड़े आराम से एक ही डायग्राम में सारा सारा काम बन गया, चाहे बेटा केस 2 हो चाहे आपका केस 3 हो। अलग से बेटा दोनों को शॉर्ट नोट्स में वापस लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस केस में ऑफ कोर्स बेटा आपके पास रेंज डिफरेंट आएगी। ये आर डैश जाएगी, आर डैश कितनी आएगी, आर डैश आएगी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है u cos थीटा इनटू टी, टी कौन सा बेटा ये वाला, वो तुम समझ गए। आगे चलते हैं, अपने नोट्स पे आते हैं वापस से। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बेटा तो सवाल ही है ना, ऐसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये को बेटा एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा सवाल करा दिया जिसमें बॉल को फेंका है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से कोई एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह लग रहा है। ये तो सवाल है, रिजल्ट थोड़ी कि मैं उसको लिख लूं। हाँ, इस सवाल को करने के लिए अगर आप नियरली थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहें, रीड करना चाहें, तो आप रीड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि एग्जाम कौन सा है। एडवांस का एग्जाम है अच्छे से रीड करो, जेईई का एग्जाम है ये रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा पूरा आराम से देखा, देखना चाहो देख लो, नहीं देखना चाहो आगे बढ़ सकते हो, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास एंगल अल्फा है। बेटा बॉल को आपने इंक्लाइंड प्लेन से एंगल थीटा की ओर फेंक दिया, बेटा बॉल चलते चलते यूं जा रही है। जो बेटा आपके पास एंगल अल्फा है उसके कारण बेटा जो अगर बॉल है उसके पास इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेशन होगा जी साइन अल्फा और इधर की तरफ होगा जी कॉस अल्फा। ठीक है, डायग्राम से पता लग पा रहा है। आगे चलते हैं बेटा, दो केस बना रखे हैं बेटा, कौन से अप द इंक्लाइन। बेटा हमने बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा से। जब बॉल को फेंका बेटा मेरे पास टी इक्वल्स टू 0 है, जो बेटा बॉल टकराई है वो टाइम कैपिटल टी है एंड ये बेटा आपके पास मैक्सिमम हाइट वगैरह रहे होंगे। ठीक है, फिर बेटा आपके पास ये आपके पास रेंज आ गई होगी, ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट आ गई होगी। अगेन बेटा मेरे ख्याल से इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्स एक्सिस और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मानकर बेटा इक्वेशंस लिख रखी है भाई, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी वगैरह वगैरह। इन इक्वेशंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप फटाफट बेटा चलते चलते आप रिजल्ट्स की तरफ भी आ सकते हो। रिजल्ट्स पे आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बॉल चलते 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 जब यूं आई तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, घटा घटा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट को 0 करते टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास बड़े आराम से फॉर्मूला आ गया 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक है, उसमें से अगेन आधा टाइम बेटा टाइम ऑफ असेंट, आधा टाइम बेटा टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, उसी तरह से बेटा मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम करने के लिए वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसको 0 कर दिया और अगेन बेटा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इनटू ए इनटू एस लगा दिया, वाई डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई। परफेक्टली फाइन। चलते हैं बेटा, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए बेटा, रेंज निकालने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा रखा है सर ने। बस टाइम कौन सा यूज कर लिया, जो बेटा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आई थी बेटा वो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा आराम से यूज कर रखी है। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। आगे चलते बेटा, किसी थीटा के लिए रेंज मैक्सिमम होगी तो सर ने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर रखा है और थीटा इक्वल टू 45 माइनस अल्फा बाई 2 पर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आई है और उस मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा है। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, हम आराम से इत्मीनान से बेटा चलिए इन सबको अपन लिखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये आठवां, ये ग्राउंड बेटा, मेरे पास है ये इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है बेटा मेरे पास वो अल्फा है। ध्यान रखना बेटा, जी का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो जी साइन अल्फा है, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो जी कॉस। हमने किसी बॉल को ऐसे यू से फेंका और इसका इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल थीटा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल थीटा है। कल को पता लगा कि सवाल के अंदर एंगल मुझे ग्राउंड से दे दिया, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर बॉल चलते 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 बेटा यूं आई,
जब यहां पर टकराई मेरे पास ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, दैट कम्स आउट विद कैपिटल टी। बातें करते हैं बेटा, कभी ना कभी इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट होगी, मैंने इसको स्मॉल एच लिख रखा है। ये जो दूरी है बेटा मेरे पास ये कैपिटल आर है। आराम आराम से इत्मीनान से सब कुछ लिखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आया था? 2 टाइम्स यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसको एक स्टाइल से और लिख रखा है सर ने, u का साइन थीटा, g का कॉस थीटा। तो दैट इज 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। आपने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया। मैक्सिमम हाइट अगेन मैंने बेटा बड़े आराम से आपके लिए लिख दिया था, दैट वाज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स g कॉस अल्फा। दैट इज u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। रेंज, बेटा रेंज के लिए वैसे कुछ नहीं करने की आवश्यकता बेटा। रेंज के लिए आपको सिर्फ ये करने की जरूरत है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ये मैंने बेसिक बात भी लिख दी साथ साथ में। और रेंज निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस, एक्सिस से बेटा इंक्लाइन प्लेन के लोग मान रखा है, इधर की तरफ बेटा आपको एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना है। देन फाइनली फॉर्मूला क्या है? फाइनली बेटा फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 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 बेटा क्या? g टाइम्स कॉस स्क्वायर। ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज और समझे कि बेटा रेंज को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो आपको उस केस में डी आर बाई डी थीटा को जीरो पुट करना है। और उसको जैसे पुट किया, थीटा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई? 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू। इस एंगल पर मैं फेंकूंगा तो रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगी, और वो आएगी बेटा कितनी? यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। यहां पर एक मैं छोटी सी बात और बोल दूं कि मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल है, ये बेटा मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल आपके पास अल्फा है। ये बेटा आपके पास वर्टिकल है, ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस अल्फा है। आप तो बॉल को ऐसे फेंक दो, इसका एंगल बाइसेक्टर 90 माइनस अल्फा का हाफ कितना होगा? 90 माइनस अल्फा का हाफ होगा 45 माइनस अल्फा बाई टू। इस एंगल पर अगर फेंकोगे तो आपके पास रेंज आएगी सबसे ज्यादा, जिसकी वैल्यू बेटा आपके पास यही होगी। डायग्राम में यहीं पे दिखा दो तो याद करना आपके लिए बिल्कुल इजी। सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, जितनी काम की थी इतनी काफी है। आगे चलते बेटा क्लास नोट्स में अपन वापस से चलते हैं। क्लास नोट्स में हम वापस गए बेटा, डाउन द इंक्लाइन की बात कर रखी है, ठीक है। आराम से बेटा इस पेज को पढ़ा कि क्या क्या बातें बोलना चाह रहा है, कि हाँ बॉल चलते 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 यूं आएंगी, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट होगी तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वापस से टकराएगी इंक्लाइन प्लेन को, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एक्स में इक्वेशन अलग बेटा, वाई में इक्वेशन अलग। एक्स और वाई जो है बेटा इस बार वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, एक्स जो है वो इंक्लाइन प्लेन है और वाई जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट सब कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट और बड़ा मैक्सिमम हाइट आपकी एग्जैक्टली वही आ गई जो अप द इंक्लाइन के अंदर थी। रेंज बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, बाकी सारी की सारी कहानी बेटा आपके पास सेम ही है, कोई ऐसा खास डिफरेंस सच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बेटा नाइन्थ पॉइंट पे आएंगे। और नाइन्थ पॉइंट के अंदर हमारे पास ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का बेटा ये वाला एंगल अल्फा है। हमने पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया है यू से, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा, और पार्टिकल चलते चलते यहां पर आ गया। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं लिख रहा वापस से, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा मैं इसको रेंज लिख रहा हूं। और रेंज का फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले मैंने क्यों नहीं लिखे? तुम समझ गए ना, मैंने टाइम बचाया थोड़ा सा ना, वो सेम ही है। मुझे अगर इस रेंज को मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? मैंने अगेन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रखी है कि डी आर बाई डी थीटा को जीरो पुट करना पड़ेगा। और इसके लिए थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई टू। और जो मैक्सिमम रेंज बेटा आएगी वो इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आएगी, और उसकी वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा। इसको एक डायग्राम में भी जरूर दिखाएं। डायग्राम में बेटा आप ऐसे दिखा सकते हो कि मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन, मेरे पास बेटा ये वाला एंगल अल्फा, ये बेटा आपके पास पार्टिकल, ये बेटा मेरे पास वर्टिकल। थोड़ी सी अगर ज्योमेट्री लगाओगे आपको दिख जाएगा कि ये वाला जो एंगल है बेटा मेरे पास ये 90 प्लस अल्फा है। आप बॉल को ऐसे फेंको, आप बेटा बॉल को ऐसे फेंको कि 90 प्लस अल्फा का हाफ हो जाए। बेटा 90 प्लस अल्फा का क्या हाफ क्या होगा? 45 प्लस अल्फा बाई टू। बेटा वर्टिकल और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो एंगल
ऑफ बाइसेक्टर है, वहाँ पर फेंक दो, तो उस केस में आपके पास रेंज सबसे ज़्यादा आएगी और इस मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है बेटा आपके पास वो ये आएगी। ऑल्दो ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा जेईई मेन के लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमने जिस तरह से लिखे हैं, जिस तरह से रिवाइज़ किए, वो इस तरह से किए कि कल को अगर मान लो कि उन्होंने कुछ टफ अगर पूछा तो भी हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। क्लास नोट्स में अपन वापस आते हैं, लेकिन हालाँकि सारी की सारी बेटा थ्योरी निपट चुकी है। अब अगर कुछ बचा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल बचे, वो भी थोड़े बहुत टफ़र साइड के सवाल बचे। कुछ बेटा फ़ॉर्मूला बेस्ड सवाल बचे हैं, कुछ बेटा ऑफ कोर्स थोड़े से कॉन्सेप्चुअली टफ सवाल बचे हैं, लेकिन ऐसी कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं बची, जो हमें लिखने की आवश्यकता। आई होप बेटा समझ गए होंगे, इनमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं है, हमने बेटा जो बात पहले से पढ़ रखी है, उससे हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। और ऐसे करते-करते आप बड़े आराम से सारे के सारे नोट्स बना सकते हो। बट आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बड़े आराम से बेटा मेरे वाले जो 7 पेज हैं, उसके अंदर मैंने सारी-सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। आप अपनी कॉपी पर बेटा इन सारी इन्फॉर्मेशन अगर लिखने जाओगे, तो बड़ी मुश्किल से आप शायद ढाई पेज के अंदर सब कुछ सारा का सारा काम अच्छे से इत्मीनान से कर लोगे। आपने नोटिस किया होगा कि सर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो डायग्राम के साथ लिख रहे थे और डायग्राम के साथ जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर लिख पाओगे तो उतना अच्छा है। कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, आपको मैंने आपने बता ही दी है। शॉर्ट नोट्स पर आपस में कैसे मैंने लिख दिया। डेफिनिशंस नहीं लिखी, डेरिवेशंस नहीं लिखी, सवाल नहीं लिखे। क्या लिखे? फॉर्मूले लिखे, कॉन्सेप्ट लिखे, कोई बड़ा थ्योरम वगैरह थी, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही लिखा। ठीक है? आई रियली होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। मुझे समझाने में, बताने में थोड़ा-सा समय लगा और जब भी आप पहली बार किसी चैप्टर का रिवीजन करें, तो बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया है। अगली बार अगर करें तो बड़ा वापस से लिखने की ऐसी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? चलिए मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द बेस्ट, बाय।